नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बिना वारंट गिरफ्तारी को लेकर डोंगरगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायालयीन परिसर के सामने प्रशासन की उपस्थिति में पुतला दहन किया गया। वहीं मुंबई पुलिस द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डोंगरगढ़ इकाई ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के विरोध में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ पुलिस प्रशासन से दुर्व्यवहार करवाया गया और उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना और उसे प्रताड़ित करना महाराष्ट्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये कृत्य दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार का कानून और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से विरोध प्रदर्शन के दौरान अमन नामदेव, शुभम अग्रवाल, कुश मालेकर, शुभम महोबिया, सुभांश, विकास महोबिया उपस्थित थे। महाराष्ट्र में गत दिनों वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को बिना वारंट के जबरदस्ती उद्धव सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुंबई से उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो बहुत ही गलत है और कानून के खिलाफ है। एबीवीपी यहाँ पर उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की है, उनका पुतला दहन की है और एबीवीपी मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी नेतागण को यह निवेदन करना चाहती है कि आपसी मतभेद कुछ भी हो, परंतु जो गलत है वो उस गलत का विरोध करे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाओं का बिजली बिल वसूली हेतु एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में शुक्रवार को किया गया। श्रुति सिंह जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं रोज नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बिजली बिल संग्रहण करने का कार्यक्रम पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। सरकार के अभिनव पहल के तहत बिल संग्रहण का कार्य अब समूह की महिलाएं करेंगी। इनको साल भर नियमित रोजगार व आमदनी प्राप्त होगी, जिससे महिलाओं में स्वावलंबन के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा होगा, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी ने सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और अधिकारियों को अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की लाभ पहुंचाने की बात कही। मेरा नाम संध्या है। मेरे समूह पर मैं जशवंत नगर की रहने वाली हूँ, राम नगला बेटा। मेरे समूह का नाम लक्ष्मी नारायण स्वयं सहायता समूह है। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और मुझे बिजली बिल के लिए कलेक्ट किया गया है। हम घर घर जाके बिजली बिल कलेक्ट करेंगे और हमें 1000 मीटर कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। 1 मीटर पे हमें 20 रुपये दिए जाएंगे। अगर 2000 से ज़्यादा भी होता है तो हमें 1% दिया जाएगा। आज किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है? आज इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि मतलब जो दीदियाँ अच्छे से अच्छा काम करेंगी, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा उनका, तो उनके लिए स्थान दिया जाएगा और उनको NRL की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। आज क्या क्या वितरण किया गया? और आज हमको ID कार्ड दिया गया था, जिससे हम अपने काम की शुरुआत करें, आगे बढ़ें और जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी करें अपने काम में। मेरे ब्लॉक का नाम जशवंत नगर है और मैं ग्राम परसौगा की रहने वाली हूँ। हमारा सिलेक्शन बिजली बिल हेतु किया गया है, जिसमें हम दीदियाँ गांव-गांव जाके अपना बिजली बिल, जो किसान भाई हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कई भाग उनके पास समय होता है कभी नहीं होता है, तो उनके बारे में हमें कुछ मतलब उनको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। ये काम मतलब हम दीदियों के द्वारा किया जाएगा, इसलिए क्योंकि किसान भाई मतलब जो किसान भाई अपना बिल जमा नहीं कर पाते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, तो हम लोग उनके घर घर जाके उनका बिल जमा करा पाएंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ी आसानी होगी और उन भाइयों को थोड़ी समय की बचत होगी, जो कि अपना वो काम कर रहे हैं वो अपना पूरा कर सके और हम दीदियों के माध्यम से उनका बिल जमा हो जाए और उनको थोड़ी आसानी मिल जाए और उनको थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों के माध्यम से उनको धोखाधड़ी का बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, धोखाधड़ी का कोई भी काम नहीं रहेगा। क्योंकि भाइयों के बारे में कुछ लोगों ने बताया है, क्योंकि
भाई लोग ऐसा करते हैं कि बिल जमा कराने के बहाने कुछ आधा रख लेते, आधा जमा कराते, पर्ची ज़्यादा काट देते, पर्ची कम कर देते। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हम दीदियों के माध्यम से, ऐसा क्योंकि हम दीदियाँ हैं, हम दीदियों के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दीदियों के माध्यम से कुछ तो सहायता उन लोगों को मिलेगी, किसान भाइयों को कुछ तो सहायता मिलेगी। धन्यवाद। बूंदी जिले के इंदरगढ़ थाना परिसर में महिला प्रताड़ना के खिलाफ मिशन आवाज का कार्यक्रम किया गया। इंदरगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में थाना परिसर में महिला प्रताड़ना के खिलाफ मिशन आवाज का आगाज किया गया। इस दौरान थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि महिलाओं के साथ होने वाली हर तरह की प्रताड़ना को लेकर जागरूक एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहर में पुलिस द्वारा थाना परिसर में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और उनको प्रताड़ना से सुरक्षा उपाय समझाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित नहीं समझें, व साहस का परिचय देते हुए अपराधों के खिलाफ डटकर विरोध करें। रैली निकालकर महिला प्रताड़ना को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान इंद्रगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा, पुलिस सूचना अधिकारी संदीप चौधरी, अध्यापिकाएं, बालिकाएं, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, जो आज मिशन आवाज का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो इसमें क्या क्या किया और रैली का भी था इसमें? अभी हमारे पुलिस विभाग की तरफ से ऑपरेशन आवाज़ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंदर महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण के लिए उनको कानून की जानकारी दी जा रही है। आज भी उस उपलक्ष्य में थाना परिसर पर आशा सहयोगिनियाँ, महिला टीचर्स वगैरह, गर्ल्स वगैरह, इनको सबको बुला के और कानून की जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर वगैरह 1098, गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090, इस तरह की जो भी शिकायत पेटिका वगैरह, इनके बारे में जानकारी दी गई और इसके लिए रैली का आयोजन किया गया था। छोई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई नगर के ग्राम देवपुरा में गत दिवस एक 45 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खून से सनी घर पर उसकी लाश मिली, जिसका आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्त में आ गया। दिनांक 4 नवंबर को प्रार्थी देवशरण शर्मा निवासी देवपुरा में गंडई थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाए कि उनके घर के बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसकी दूसरी चाबी घर के अंदर थी। पड़ोस के लड़के को दीवार फांदकर निकलवाया, जो घर के अंदर उसकी पत्नी सरोज मृत अवस्था में पड़ी थी। सिर से काफी खून निकला था। पास पड़े खटिया के खुरा में भी खून के निशान थे। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 178/2020 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मिली। कल ग्राम देवपुरा जो गंडई से लगा हुआ है, एक महिला का घर के अंदर उसका मर्डर हुआ। उसके सर पर शायद किसी चीज़ से मारा गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसमें क्या हुआ? आरोपी पकड़े गए। 4/11/2020 को है प्रार्थी देवशरण शर्मा जो है ग्राम देवपुरा निवासी थाना गंडई में आकर के उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये पूजा पाठ करने के लिए, पंडिताई काम करने के लिए बाहर गया था अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ करके। और उसके बाद में जब ये लौट के आया तो देखा कि इसे घर में बाहर में ताला बंद है, तो उसको अनहोनी की आशंका हुई। वो थोड़ी देर देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो पीछे से एक बच्चे को गांव के भेजा, तो जाकर जो कूद करके उसके आंगन में घुसा, घर के अंदर देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया। और मृतका सरोज जो प्रार्थी की पत्नी है, वो रक्त रंजित अवस्था में, उसके सिर में चोट लगी हुई थी, पास में एक खटिया का पूरा पड़ा हुआ था। उस अवस्था में देख कर उसने बताया। फिर जाकर के सब लोगों ने देखा, थाने पे रिपोर्ट होने पे थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सुषमा सिंह जो स्वयं महिला थाना प्रभारी है, उन्हें 24 घंटे के अंदर संदेह की युक्ति को सुलझाने के लिए अपने पूरे दल के साथ में गांव में कैंप किया। और वहां जाने के बाद उसको एक पुलिस से सूचना मिली कि यहाँ पे उसी घटना दिनांक को उसका दामाद जो है भिलाई में जो रहता है, वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी देखी गई है। तो इस बिंदु को डेवलप करते हुए इनने साइबर सेल की भी मदद ली और उसका सब लोकेशन को पता कि जब पूरा कंफर्म हो गया तो उसको उठाया। तो थोड़ी देर तो नानकपुर करता रहा, बाद में वो अपना गुनाह को कबूल किया। और इसमें उसके द्वारा जो घर में आनंद फानंद में हड़बड़ी में भागते समय में ताला बंद करके जो भागा था, वो चाबी को उसके मेमोरेंडम पे बरामद किया गया है। और जाते जाते भागते समय में उसके शरीर में भी चोटें आई हुई, मोटरसाइकिल से कहीं पे एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका मुआवजा वगैरह कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें टीम जो है सब इंस्पेक्टर खुर्श्याम साहू, मुस्किन खान, ASI हिम्मत यादव, स्वयं थाना प्रभारी
इनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। आरोपी को रिमांड पे भेजा जा रहा है। हत्या करने की वजह क्या थी? हत्या करने की वजह मुख्य रूप से ये सामने में आ रही है कि उसने कुछ पैसे की डिमांड की थी और उसने मना कर दिया। उसके मना करने के उपरांत जो आरोपी जो है आवेश में आ गया, उसके खानदान को भला बुरा बोलने लगी थी। मृतका जो है उसमें आवेश में आकर के और पास ही पड़े खटिए आपस में कुछ रिश्ते थे इनके? ये दामाद है उसका, मृतका का दामाद है। वो आना जाना रहता था। मृतका आंगनबाड़ी में पढ़ाने का काम करती थी, शिक्षिका थी, और उसका पति जो है वो पूजा पाठ पंडिताई का काम करता था। दामाद आया हुआ था और किसी बात को लेकर उनके में अचानक से विवाद हुआ, जो कि पैसा लेने की बात थी, और उसने मना किया और उसके खानदान को भला बुरा बोला, तो दामाद आवेश में आ गया। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी विजय मिश्रा। उम्र क्या है? इसकी उम्र करीब 40 वर्ष की है। क्या क्या धारा लगाए? इसमें धारा 302 है। तो आपके ये थाना प्रभारी सुषमा सिंह जी जो हैं, ये तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को इन्होंने किया। तो इनको क्या ऊपर से कुछ? हाँ, इनके लिए जो भी टीम है उनको पुरस्कृत करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास प्रतिवेदन भेजा जाएगा। सर एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पुरस्कृत किए जाने के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा पूरी टीम को। सर नाम बताएं। राजेश जोशी, एसडीओपी गंडई। थैंक यू। एक बड़े निजी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने दोषपूर्ण भावना से गिरफ्तार करने को लेकर कोरिया जिला के चिरमरी हल्दीबाड़ी यातायात चौक पर पत्रकारों ने उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को लेकर आज जहां पूरा पत्रकार जगत महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर का विरोध कर रही है, बदले की राजनीति को लेकर और द्वेष भावना को लेकर चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से रोक लगाने के लिए एक बड़े निजी चैनल के एडिटर इन चीफ को एक मुजरिम की भांति अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका विरोध में जहां एक तरफ पूरा पत्रकार जगत विरोध कर रहा है, इसी क्रम में कोरिया जिले के चिरमरी नगर पालिका निगम में हल्दीबाड़ी यातायात चौक में पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन करने के साथ साथ जिस प्रकार से कलमकारों पर महाराष्ट्र में रोक लगाई जा रही है, या कहीं न कहीं चौथे स्तंभ पर हमला रूपी प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। चैनल है डीडी से। आज पत्रकार समाज पत्रकार संघ के द्वारा अर्नब गोस्वामी को न्याय के लिए धरना प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया हल्दीबाड़ी चौराहे पर, क्या कहेंगे? जी, बीते दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र रचना करते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पूरे देश के पत्रकार काफ़ी आक्रोशित हैं और इसी को लेकर चिरमरी के संपूर्ण संघ के पत्रकार आज यहाँ हल्दीबाड़ी में एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद एक रैली निकाली गई और उद्धव सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रकट किया गया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का पुतला भी दहन किया गया और यह बताया गया कि इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली है सरकार की, उसके खिलाफ पत्रकार आज एकजुट है और उनको जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो आगे भी और इस तरह के आंदोलन होंगे और पूरे देश के पत्रकार एक साथ होकर इसका विरोध करेंगे। आज यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक पुतला दहन का कार्यक्रम था हमारे पत्रकार लोगों के द्वारा। तो शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पुतला जलाने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस द्वारा काफ़ी प्रयास करके रोक दिया गया। सर, ये पुतला क्यों दहन किया गया? ये किसी पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ है। हाईवे पर खड़े ट्रक का तिरपाल हटाकर टायर चुराने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। चालक बंसी लाल पिता मंजी मीणा निवासी कालीघाटी पुलिस थाना सराड़ा जिला उदयपुर ने लिखित रिपोर्ट दी है कि गत रात्रि वो अहमदाबाद से एमआरएफ कंपनी के टायर भरकर उदयपुर ले जा रहा था। तब बिछड़ीवाड़ा के पास भारत पेट्रोल पंप के पास अज्ञात लोगों द्वारा उसके ट्रक से 54 टायर चुरा ले गए। उक्त सूचना पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिस पर बिछड़ीवाड़ा पुलिस उप निरीक्षक रिजवान खान ने टीम बनाकर गोधरा गुजरात निवासी महबूब उर्फ काला पिता सिद्दीकी चांद लिया को नामजद करके तलाश की है, जिसे मोबाइल लोकेशन से मध्य प्रदेश के धार जिले में डिटेन कर पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने अपने साथ 3-4 साथियों सहित ट्रक में टायर चुराना स्वीकार किया। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली पर नवरात्र एवं ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटने पर हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोतवाली पर बुलाकर धन्यवाद ज्ञापित करने को लेकर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई,
जिनमें उप जिला अधिकारी सौरभ शुक्ला, पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार पांडे की मौजूदगी पर पीस कमेटी की बैठक संपन्न की गई। वहीं क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सभी लोगों से जानकारी ली गई, जिसमें ज्यादातर अन्न प्रथा, सफाई व्यवस्था, बिजली पानी की समस्या एवं बबेरू कस्बे पर सब्जी मंडी और मुख्य रूप से पराली जलाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी समस्याओं को सुनते हुए उप जिला अधिकारी सौरभ शुक्ला ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन तब तक आप सभी का सहयोग नहीं होगा जब तक कुछ भी कार्य संभव नहीं है। खबर उन्नाव से है, जहां पूर्वा विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह ने सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें सीडीओ के स्टेनो को हटाने की बात कही गई है। विधायक ने 19 वर्षों से सीडीओ के स्टेनो के तौर पर तैनात संजय यादव को हटाने के लिए पत्र लिखा है। विधायक ने आरोप लगाए हैं कि स्टेनो संजय यादव सपा मानसिकता से काम करते हैं और सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं। फरवरी 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने स्टेनो संजय यादव का स्थानांतरण सीडीओ ऑफिस में डीडीओ ऑफिस कर दिया था, लेकिन अभी तक स्टेनो ने वहां ज्वाइन नहीं किया है और मनमर्जी कर रहा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। शिकायती पत्र में सीडीओ के स्टेनो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि स्टेनो संजय यादव कार्यालय में बैठकर सपा मानसिकता से काम कर सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। विधायक जी, आपने एक स्टेनो को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, क्या मामला है, किस लिए लिखा? एक्चुअली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज़ से अवगत कराया है कि भ्रष्टाचार जो जिस लेवल पे नीचे लेवल पे जमा हुआ है वो कुछ कारणों से, जिनके क्या महाराज जी हमारे जीरो टॉलरेंस पे चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। तो उनसे आज थी तो मैंने एक पत्र लिखा कि एक संजय यादव है सीडीओ का स्टेनो, हम उसको इन शब्दों में कहें कि वो सीडीओ ही है। स्टेनो तो हमको लगता है कि नाम का है, काम सारा सीडीओ का करता है और अगले 20 वर्ष से जमा हुआ है। दुखद इस बात का है कि हर आदमी का ट्रांसफ़र हो जाता है, विधायक के हर बार चुनाव होता है, तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अच्छे हैं उनका 2 ही महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या खेल है सीडीओ के यहाँ से कि वो लगातार निरंतर 20 वर्ष से जमा हुआ है और मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार की एक जड़ है, उसको काटना मेरी मुहिम में है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस पर और माननीय योगी जी के जो भी काम वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं और हम भी उसमें लगे हुए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी विधानसभा में होता है या हमारे यहाँ उन्नाव जिले में होता है तो मैं उस पर जरूर लड़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं विधायक सुख सुविधा और धन दौलत के लिए नहीं बना हूँ, मैं जनता के कामों के लिए बना हूँ। जनता के जो भी सुख दुख का काम है वो उठाने के लिए बना हूँ, प्लस विकास कार्य के लिए। तो मुझे बड़ा अफसोस था, तो मैं लगातार निरंतर मैं इस पर कार्रवाई करता रहता हूँ। तो ऐसा मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप एक मुहिम चलाओ कि ऐसा क्या है, ऐसी इसके अंदर क्या खूबी है, ऐसा क्या व्यवस्था है कि जिलाधिकारी नहीं रुक पाता है और इंजीनियर नहीं रुक पाते हैं, तमाम ऐसे लोग नहीं रुक पाते हैं जो 20 वर्ष किसी जिले में काम कर सके। और आपसे छुपा नहीं है, जिस प्रकार से वहाँ पे धन उगाही होती है अंदर अंदर, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खत्म करूँगा और जांच कराऊँगा और इसको हटाऊँगा ही नहीं, महाराज जी ने कहा है इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करूँगा ताकि ये नज़ीर बने कि कोई व्यक्ति इतने दिन तक क्यों रुका हुआ है और इसका सहयोग। अभी मैंने जवाब मांगा था, लेटर लिखा, मैं आपको लेटर भी दूंगा, उसको भी आप दिखाइएगा। उसके भी जवाब गोल मोल तरीके से दिया गया है। दुख इस बात का है कि हमने जवाब, भाई ऐसा क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सीडीओ के स्टेनो में ऐसी क्या खूबी है कि वो सीडीओ के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। और नियमावली में भी नहीं है कि कोई कर्मचारी, चाहे वो स्टेनो हो या चाहे इंजीनियर हो या चाहे बाबू हो, 20 वर्ष किसी एक जगह पे नहीं रह सकता, एक जिले में नहीं रह सकता। 20 वर्ष मतलब रिटायर होगा क्या, यहीं से भर्ती हुआ यहीं से रिटायर होगा। और उसका कहना है कि ब्रजेश पाठक जैसे लोग हमको नहीं हटा पाए तो अनिल सिंह क्या हटा पाएंगे। तो हमने भी कहा है कि तुमको यहाँ से हटा के नहीं, अब हम तुमको जेल भिजवा के मानेंगे। अभी तो मैं इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच लिखवाऊंगा कि उन्नाव जिले में रहकर इसने कितना धन इकट्ठा किया है। एक बाबू कितना धनवान है, इसके परिवार की, इसके घर की, इसके रिश्तेदारों की, सबकी जांच कराऊंगा ताकि ये पता चले 20 वर्ष में कि ऐसा यहाँ क्या चुम्बक है। उन्नाव जिले में रुकने का ही काम कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा सब जगह।
तो बड़ा दुख है। आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे हम लोग अंकुश जरूर लगा पाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को। सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हमारी पहली प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। भाजपा सरकार से जनता दुखी और परेशान है। शिवपाल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। यहाँ तक कि मंत्रियों और विधायकों का अधिकारी नहीं सुनते। अगर किसी भी मंत्री या विधायक की पैरवी पर भी अधिकारी पैसा लेते हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सका है, इससे लोग परेशान हैं। कोरोना बीमारी के आगे सरकार ने और बीमारियों पर लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है। कर्जा देश पर बढ़ रहा है, चीन हमारे देश में बढ़ रहा है। भाजपा के सारे वादे झूठे और खोखले निकले। अर्थव्यवस्था, नोटबंदी और जीएसटी से सब चौपट हो गया है, इसलिए गठबंधन करना जरूरी हो गया है। भाजपा सरकार को हटाना है। गठबंधन के लिए हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। तो आने वाले चुनाव में जो 2022 का चुनाव होगा वो आपकी पार्टी किस तरह से? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। हमारा चुनाव चिन्ह भी रहेगा। अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे और इसमें ज़रूरी हो गया है देश के सामने, विदेश के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फैसले लिए थे, जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून और उसमें चेंज किया है, कोई सफल नहीं हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश की जनता दुखी हो गई है और परेशानी में है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। फिर उसके बाद जीएसटी में कहा था कि हम एक कर केवल लगेगा, तो जीएसटी से भी परेशान हो गए लोग। फिर भ्रष्टाचार से परेशान हो गए। देखिए, एक तरह से नौकरशाही इस सरकार के ऊपर हावी है। नौकरशाही यहाँ तक कि मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बात नहीं सुनती। अगर सिफारिश किसी ने कर दी तो उसमें भी पैसा अधिकारियों को खुलेआम चाहिए। थानों में देखिए, तहसीलों में देखिए, सभी कार्यालय में ये हालत हुई है। फिर इससे बीमारी आ गई, वैश्विक बीमारी कोरोना में आपने देखा है कि देखिए, वैसे तो लोगों ने मुकाबला किया है, हमारे देश के लोगों ने मुकाबला तो किया है। डॉक्टर और जो भी स्टाफ था पूरा के पूरे लगे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कम से कम एक ज़िले में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मेडिकल कॉलेज थे, जिला अस्पताल थे, बहुत से अस्पताल थे, सीएचसी थी, पीएचसी थे, लेकिन ओपीडी कहीं तो व्यवस्था करना चाहिए था। और बीमारियों का कहीं इलाज ही नहीं। तो लोगों ने कैसे मुकाबला किया है, परेशानी में रहे, आज भी परेशानी में है। आज तक 8 महीना हो गए हैं, ज़िले में कहीं पर भी ओपीडी नहीं खुली हुई। उसकी वजह से जो अन्य बीमारियां थीं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं, किडनी जैसी बीमारियां हैं और भी बीमारियां हैं, तो उनका मुकाबला सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। अच्छा, कर्जा देश पर बढ़ा ही है और देखिए, कब्जा भी वादा किया था चीन से वापस करा लेंगे। चीन बढ़ ही आ रहा आई और हमारे बहादुर जवान भी कई बार शहीद हुए गलत निर्णय की वजह से। ये सब हुआ और झूठ बोलते रहे, वादा कोई पूरा किया नहीं। कहा था कि हम 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे,
विदेशों से काला धन ले आएंगे, सबके घरों में 15-15 लाख भेज देंगे। सब बातें खोखले निकले। कर्जा देश पे बढ़ ही रहा। अर्थव्यवस्था चौपट हो ही गई है नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से। सबको, सामान्य वर्ग के लोगों को, छोटा छोटा व्यापारी है, छोटा छोटा किसान है, हर आदमी परेशान हो गया है। तो इसलिए हमने कहा कि अलायंस करना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना अब ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए अलायंस करें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतलब आप समाजवादी पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ेंगे? अलायंस करेंगे, बिल्कुल हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाहरणालय सभा कक्ष जामताड़ा में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय की बैठक हुई, जिसमें उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के अलावा जिला स्तरीय पदाधिकारी और सभी प्रखंड पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य तौर पर मनरेगा, 24वीं वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोकायुक्त जन संवाद के अलावा अन्य विकास योजनाओं पर उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों से चर्चा की। साथ ही साथ पदाधिकारियों को अधूरे पड़े योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सभी पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। विकास कार्य में किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो इसे बैठक में रखें, समाधान किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।